हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस के बारे में। एक्चुअली बजाज फाइनेंस के बारे में बहुत सारे जो लोग हैं वो क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे मेरे से और ये कह रहे थे सर बजाज फाइनेंस में क्या करें। तो देखिएगा बजाज फाइनेंस के अंदर जो है कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं कि बजाज फाइनेंस यहाँ पर शायद सस्टेन करता हुआ नहीं लग रहा। और रीजन ये है कि देखिएगा ये शेयर के अंदर जो है इन्वेस्टर्स को इतने प्यार से फंसाया गया है, इसकी इतनी तारीफ होती थी और बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतने इसमें ऑप्टिमिस्टिक होते थे और टीवी के अंदर खुलकर इसमें बात होती थी कि देखिएगा कि किस तरीके से इस शेयर्स ने जो है रिटर्न्स दी, लेकिन कभी भी एनबीएफसी से संबंधित जो रिस्क है, जो इन्वेस्टर्स को रिस्क होते हैं, उनके बारे में कभी बात नहीं की गई। देखिएगा मैं आपको एक ही बात बोलता हूं कि देखिएगा कि जो बजाज फाइनेंस का जो शेयर है उसके अंदर अभी जो हिकअप्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो वास्तव में फंडामेंटल बेसिस के ऊपर है। अब वो फंडामेंटल बेसिस के ऊपर इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जो स्लो डाउन आ रहा है उसकी वजह से, लॉकडाउन है उसकी वजह से, और तीसरी बात जो है यहाँ पर की जो फंडिंग्स है इनके पास जो है वो डायरेक्ट नहीं होती है बैंकों की तरह, डिपॉजिट्स की तरह। और इन्होंने एग्रेसिवली जो है काफी जो है बेहतरीन जो है काम पास्ट के अंदर किया और बहुत ही बेहतरीन जो ग्रोथ इसके अंदर बिजनेस के अंदर थी। लेकिन बहुत बड़ा जो पोर्शन है इसके बैंक का जो फाइनेंसिंग है, बैंक से फाइनेंसिंग इन्होंने ली है। अब फाइनेंसिंग लेने में तकलीफ हो रही है। और दूसरी बात क्या है कि जो इनके जो लोन बुक है उसके अंदर अनसिक्योर्ड लोन्स का काफी बड़ा पोर्शन जो है इन्होंने बाजार में दे रखा है। और एक बेहतरीन कंपनी होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर जिस तरीके की इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को ये भी फेस कर रहा है। अगर हम इसके फंडामेंटल बेसिस पर अगर हम बात करें तो ये शेयर है बुक वैल्यू बेसिस के ऊपर अभी भी जो है 400 से नीचे की इसकी बुक वैल्यू, और शेयर अभी भी 5 टाइम्स से ज्यादा जो है बुक वैल्यू पर जो है ट्रेड कर रहा है। शेयर्स अभी भी इतनी करेक्शंस होने के बाद भी अब इसकी पीई रेशियो जो है 22 टाइम्स है, जो एचडीएफसी बैंक की पीई रेशियो से भी ज्यादा है। लेकिन क्योंकि ग्रोथ थी इस कंपनी के अंदर, जिस वजह से ये जो शेयर है ये लाइमलाइट में रहा और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो के अंदर भी शेयर्स था। और यहां पर अभी शेयर्स में ऐसी क्या बातें आ गई जो प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिल रही है। तो देखिएगा प्रॉब्लम फंडामेंटल बेसिस पर है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी शायद छटने वाली नहीं है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की भी हम बात करेंगे जिन्होंने इसके ऊपर जो है रिपोर्ट निकाली है, उसमें स्पेशली हम यूबीएस की बात करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि यहां पर इसके अगर आप चार्ट को देखेंगे तो अब आपके सामने स्क्रीन पे चार्ट नजर आ रहा है। अगर आप इसके 3 महीने के चार्ट को देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी कि 3 महीने पहले करीबन 4700, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 4700 के आसपास जो है शेयर जो है ट्रेड कर रहा था यहाँ पे। और उसके बाद अगर ये 4700 के जो प्राइजेस थे उनके बाद यहां से इसने जो गिरने का सिलसिला जारी किया और जो पूरी मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड आया उसके अंदर इसने बहुत बेहतरीन तरीके से गिरावट के अंदर पार्टिसिपेट किया और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बहुत ही बुरे तरीके से जो है खत्म किया। अगर आप इसको मूविंग एवरेजेस पे देखेंगे और टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखेंगे तो कहीं पर भी जो है इसमें सपोर्ट जो है नजर नहीं आ रही है। और इसने सारी की सारी जो सपोर्ट्स है टेक्निकल्स वो तोड़ दिए हैं और जो रही सही कसर थी वो आज इस शेयर्स ने 10% की गिरावट के साथ पूरी कर ली। और अभी भी ऐसा नहीं है कि अगर इसको टेक्निकली देखें तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में अगर 100 दिन के मूविंग एवरेज पे 200 की तो मैं बात ही ना करूं क्योंकि वो बहुत ऊपर है, तो 100 डेज की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं वो 3572 पर आ रही हैं। उसके बाद अगर 50 डेज की करोगे 3251 पर आ रही है, 20 डेज की 2602 पर आ रही है। और इसके बाद जो मूविंग एवरेजेस हैं वो सभी मूविंग एवरेजेस से जो है ये नीचे जो है शेयर ट्रेड कर रहा है। अब बात यहां पर ये आती है कि अगर हम इसके बारे में जो कोई भी बात करें तो वो बात केवल ये साबित कर रही है कि यहां पर हो सकता है कि एक रिलीफ रैली जो है मार्केट के अंदर इसके अंदर देखने के लिए मिल सकती है, जो पूरे बाजार के अंदर रिलीफ रैली देखने के लिए मिली बैंकिंग स्टॉक्स में, लेकिन वो या बाकी कुछ एनबीएफसी के अंदर वो इस शेयर्स के अंदर बिल्कुल भी नजर नहीं आई। और ये आज जो शेयर्स है ये अपने 52 वीक के जो लोज थे उनके आसपास ही जो है ये जो है क्लोज हुआ है। तो 2081 के 52 वीक के लोस थे और जो आज इसने 2085 के जो है लोस टच किए। और यहां पर अब इस शेयर्स के अंदर जो है कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो ब्रोकरेज हाउसेस के हवाले से खबर है, तो उन खबरों की तरफ भी अगर हम बढ़ने की कोशिश करें तो देखिएगा ये जो खबर है ये यूबीएस से आ रही है। और यहाँ पे थोड़ी सी हंसी भी आती है मुझे
कि किस तरीके से ये जो लोग हैं, ये बड़े ब्रोकरेज हाउसेज किस तरीके से रिपोर्ट देते हैं। यूबीएस बिलीव्स दैट द लॉकडाउन में एक्सटेंड आफ्टर May 3। तो पहली खबर जो आपको यहाँ पर समझ में आएगी कि यूबीएस जो बिलीव करता है कि वो 3 मई के बाद भी लॉकडाउन की सिचुएशंस को मानता है कि होगी, और सिमिलर लाइन के ऊपर मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद लॉकडाउन May 3 के बाद भी कंटिन्यू रहेगा। रिस्क आर हाई इन माइक्रो फाइनेंस, देखिएगा ये ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं, और ये यहाँ पे एक दमदार बात है। ये मैं आपके साथ पिछले 15-20 दिन से जो है ये बात हमेशा उससे पहले से ही जो आपके साथ कर रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स है एनबीएफसी के अंदर वो वास्तव में हाई इन माइक्रो फाइनेंस। तो जब मैं आपके साथ बंधन बैंक की बात कर रहा था तब भी मैंने ये बात की थी, मैंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एनालिसिस किया तब भी यही बात की थी। अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, जो पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन है, यानी कि जिसके बदले में एनबीएफसी ने या बैंकों ने सिक्योरिटी नहीं ले रखी है। एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो लोन्स हैं, टू व्हीलर सेगमेंट, बट द रिस्क रिवार्ड इज फेवरेबल फॉर एचडीएफसी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड एमएमएम फाइनेंशियल्स। तो देखिएगा ये इन तीनों के ऊपर जो है फेवरेबल जो है रिपोर्ट कर रहा है। अब देखिएगा वीक कट लोन एस्टिमेट बाय 8 to 22% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21%। तो ये कहते हैं कि जो लोन है उसके अंदर ये डी ग्रोथ देख रहे हैं 8 to 22% की। प्राइस टारगेट बाय 18 to 66%, और जो प्राइस के टारगेट है वो 18 से 66% तक की जो है डाउन कर रहे हैं। वाइल डाउनग्रेडिंग इट्स रेटिंग ऑन द बजाज फाइनेंस, हम अपनी बजाज फाइनेंस के ऊपर रिपोर्ट डाउनग्रेड कर रहे हैं। देखिएगा डाउनग्रेड करने का मतलब है टू सेल फ्रॉम द न्यूट्रल, ये पहले न्यूट्रल थे और अब सेल कर रहे हैं। हम ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो मजाक वाली बात है वो मुझे यहां लग रही है। एंड स्लैशिंग द टारगेट ऑफ ₹1600 फ्रॉम 4600, यानी कि 4600 रुपए आपने सीधा 1600 रुपए के प्राइस टारगेट यूबीएस देने लगे। भाई साहब आप ये बताइए कि 4600 के क्या ग्राउंड थे और 1600 के क्या ग्राउंड है? क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि जो इतनी फाइनेंशियल साउंड कंपनी थी ये, कि ये 1600 रुपए के प्राइस आप यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? एचडीएफसी बैंक में तो इस तरीके की गिरावट नहीं है, कोटक महिंद्रा बैंक में तो इस तरीके की गिरावट नहीं है, या जो फाइनेंशियली साउंड कंपनी उनमें तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है? अनसिक्योर्ड लोन्स की। द ब्रोकरेज इज सेड इट हैज कट द ईपीएस एस्टिमेट बाय 11 to 65%, और कह रहा है कि 11 to 65% तो मैं भी बता दूंगा जितने से इतने परसेंट के बीच में। एक सटीक अनुमान तो आप बता ही नहीं रहे ना, 11 to 65% क्या होता है? 11% या 65%, ये तो एक बहुत बड़ी रेंज जो है यहाँ पर हो जाती है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है ऐसी बातों पर जो है हंसी भी आती है कि एक इतने बड़े ब्रोकरेज हाउसेज होने के बावजूद भी एक कंक्रीट जो है कैलकुलेशन जो है वो हमारे को नहीं दे पा रहे हैं। तो आप देखिएगा एक आम निवेशक है वो कैसे जो है इन रिपोर्ट्स को बिलीव करे, किस तरीके से इनके ऊपर काम करे। तो बहुत सारे जो हमारे जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं वो वास्तव में बजाज फाइनेंस के अंदर इन्वेस्टेड है, और ये देखिएगा कि यहां पर कांड हो गया है बजाज फाइनेंस का कि इतना बढ़िया बेहतरीन शेयर और इतनी बड़ी जो है करेक्शन 4700 ब्लू चिप शेयर्स, और ये मतलब हमारे साथ क्या सबके साथ ऐसा हो रहा है? देखिएगा बैंकों के अंदर बात करें तो इंडसइंड बैंक इसी तरीके की करेक्शन है, यस बैंक किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एक्सचेंजेस भी किस तरीके से इनको निफ्टी के अंदर जो है जगह देते हैं केवल मार्केट बेसिस। तो इनको भी ये एक्सचेंजेस को भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन से शेयर्स को आप ब्लू चिप कैटेगरी में डाल रहे हैं। अगर ब्लू चिप शेयर्स के साथ ऐसा होगा तो एक आम इन्वेस्टर जो है वो कैसे ब्लू चिप शेयर्स के ऊपर बिलीव करेगा। और यूबीएस ऑल्सो डाउनग्रेड द उज्जीवन टू न्यूट्रल टू कट द प्राइस टारगेट ऑफ 200 फ्रॉम 450, 450 रुपए से 200 रुपए। तो देखिएगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो वास्तव में लॉकडाउन की वजह से ज्यादा है, वहां पर हम मानते हैं जस्टिफाई हो गया। वाइल द ब्रोकरेज हैज बाय कॉल द एचडीएफसी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एमएम फाइनेंस, पीएफसी, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग एंड इक्विटास होल्डिंग। और अब देखिएगा ये इनके ऊपर जो है बुलिश है, जो नीचे कंपनीज है। हो सकता है कि इनके बाद जो है इनके अंदर कुछ और गड़बड़ आ जाए। अब ये जो है इक्विटास के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है, लेकिन वो उज्जीवन को डाउनग्रेड कर रहे हैं और इक्विटास को नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ी बात कभी कभी जो है हमारे को समझ में नहीं आती है। तो देखिएगा ऐसे केस के अंदर आपको अपना दिमाग लगाना होता है, जो है आंख बंद करके आप किसी रिपोर्ट पर भी जो है यकीन नहीं कर सकते। अब ये देखिएगा बजाज फाइनेंस का जो शेयर है, आज की बात अगर हम करें तो देखिएगा एक गिरावट का रुख था। एक बार ये दिन के अंदर एक बार रैली आई थी, निफ्टी जो है 9000 के लेवल को तोड़ने के बाद दोबारा से 9000 को टेस्ट किया था, तो उस समय यहां पर एक बाउंस देखने के लिए मिला, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। और देखिएगा इसने 2085 के जो लो थे और 2210 रुपए 2210 के जो प्राइस थे वो अपर साइड के अंदर जो है इसने टच किए। और यहाँ पर जो है मैं आपके साथ केवल यही बात करूंगा यहाँ पे कि ये जो प्राइजेस हैं
जब हम इसके 52 वीक के प्राइस देखते हैं 4923, तो जो है दिल बैठ जाता है। और सीधी सी बात क्या है, मैं तो एक आम इन्वेस्टर की तरफ जो मेरा ध्यान जाता है कि वो बेचारा क्या करे जिसने ये शेयर जो है लिया हुआ है और जो है ब्लू चिप समझते हुए शेयर जो है लिया था। लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि देखिएगा, हर चीज से जो है एक आप मार्केट से सीखेंगे तो वैल्यूएशन जो है वो हमेशा प्ले करती है। तो जब आप शेयर 40-50 की पी रेशियो पर लेते हैं तो वहां पर भी एक बात ध्यान रखना चाहिए कि उस तरीके की कंपनी अगर 40 या 50 या 60 की पी रेशियोज पर ले रहे हैं तो वहां पर उस तरीके के बिजनेस के अंदर रिस्क को भी जो है असेस करना चाहिए, उसके बीटा को भी असेस करना चाहिए, जो जनरली आम निवेशक जो है उस बात को भूल जाता है। और ग्रोथ के अंदर कौन कौन सी जो चीजें हैं वो बाधा बनती हैं और किस तरीके से वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है, तो ये यहाँ पर जो है मुझे पिछले 2-3 साल के अंदर जो है बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे देखने के लिए मिले। और यहाँ पर जो है फाइनेंशियल्स के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो है वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुई है, जिसमें यस बैंक भी शामिल है, इंडसइंड बैंक भी शामिल है, और अब देखिएगा ये बजाज फाइनेंस भी जो है जिस तरीके से वेल्थ जो है डिस्ट्रक्शन कर रहा है और उसके बाद जो है बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेज उसके ऊपर जो है अपनी मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इस वीडियो के अंदर मैं केवल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से जो है चारों तरफ से मतलब एक इमेज बनाई जाती है बाजार के अंदर किसी भी शेयर्स के लिए, और किस तरीके से, और हंसी तो मुझे इस बात की आती है कि मोस्टली जो म्यूचुअल फंड्स थे वो म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर जो है इस शेयर्स को इतना ऊपर ले जाते हैं और बाद में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी वेल्थ की डिस्ट्रक्शन हो रही है और साथ साथ क्या होता है कि जो आम निवेशक है उसको लगता है कि यार इतने अच्छे म्यूचुअल फंड्स इसको ओन करते हैं, इतनी सारी स्कीम्स के अंदर है, इतनी अच्छी जो है मैनेजमेंट है और सब कुछ, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है हम रिस्क जो है असेस नहीं कर पाते और उसका जो खामियाजा है वो ऐसी जब प्रॉब्लम्स आती हैं या बिजनेस के अंदर कुछ इस तरीके की जब डी ग्रोथ होती है इकोनॉमी के अंदर तो वहां पर समस्या देखने के लिए मिलती है। तो उसी कड़ी के अंदर जो है ये शेयर जो है अभी जो है गिरावट का जो है रुख किए हुए, और अब देखिएगा बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जो है इसको डाउनग्रेड कर रहे हैं, जो लोग पहले इसको अपग्रेड करते थे अब वो डाउनग्रेड कर रहे हैं। तो देखिएगा, मैं तो आपको केवल यही बात कहूंगा कि देखिएगा मार्केट के अंदर अभी जो पेन है, अभी जो हमें लग रहा है जिस तरीके का पूरा इंटरनेशनल माहौल है, क्रूड ऑयल नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है, डाउ जोन्स नीचे चल रहा है और कोविड-19 की जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वर्ल्ड के अंदर क्या है 50% जो वर्ल्ड है वो लॉकडाउन देख रहा है। तो देखिएगा अब किस तरीके से सारी चीजें निकल कर आएंगी ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है खुद भी कि जो एनबीएफसी स्पेस है शायद इसमें भी पेन जो है काफी ज्यादा है, और जहां पर कि अब आरबीआई के गवर्नर की भी बात करें तो उन्होंने भी इससे संबंधित जो है कंसर्न्स जो है दिखाए थे। तो ये सारी बातें मैंने आपको बजाज फाइनेंस से संबंधित और वास्तव में तो मैंने पूरे सेक्टर से संबंधित बात भी जो है एनबीएफसी के अंदर जो है किया। एनबीएफसी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इनके बिजनेस में रिस्क होते हैं, वो कभी मैं आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। आपको वीडियो किस तरीके की लगी ये जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।